गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर एक बार सूर्य प्रकाश शर्मा आपके बीच उपस्थित हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कौटिल्य के अनुसार परराष्ट्र संबंध। ये अंतिम पड़ाव पर हम पहुँच गए हैं इस कौटिल्य के राजनीतिक विचारों का जहाँ तक संबंध है। देखिए, कौटिल्य ने भी परराष्ट्र संबंधों पर विस्तार से प्रकाश डाला है और इस मामले में उनके विचार बहुत ही रियलिस्टिक यथार्थवादी हैं। और ये इसी कारण से कई बार लोग जो हैं इसको इस आधार पर कौटिल्य की तुलना मैकियावेली के साथ करते हैं। वो कहाँ तक उचित है उसकी बात फिर करेंगे हम, लेकिन उनकी यथार्थवादिता के कारण ही जो है उनको भारत का मैकियावेली लोग कहते हैं। ये कहाँ तक उचित है कि कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाए, क्योंकि कौटिल्य मैकियावेली से कई शताब्दियों पहले हो चुके थे। खैर, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कौटिल्य ने परराष्ट्र संबंधों के सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों पर प्रकाश डाला है विस्तार से। सैद्धांतिक पक्ष में उन्होंने 4 उपायों की बात की है, षड्गुण नीति की बात की है और मंडल सिद्धांत की बात की है। सबसे पहले हम बात करते हैं 4 उपाय। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हर राजा या राज्य को ये आवश्यक होता है कि वो अन्य राज्यों को, अन्य देशों को अपने अनुकूल बनाए, परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाए। और इस अनुकूलन के लिए, अनुकूलित करने के लिए कौटिल्य ने 4 उपायों की चर्चा की। वही 4 उपाय हो सकते हैं, 4 तरीके हैं आपके पास। पहला है साम, अर्थात किसी के प्रति सम्मान व्यक्त करके, उसकी प्रशंसा करके अथवा मीठे वचनों से, सद्वचन बोल करके अपना कार्य सिद्ध करने की कोशिश करनी चाहिए। आप देखते हैं जीवन में हम लोग इसका बहुत पालन करते हैं। तारीफ कर देते हैं, किसी की अगले को काम कराना, तारीफ कर देते हैं, जाके सम्मान दे देते हैं, पाँव छूते हैं हम। ये क्या है? हम सम्मान व्यक्त करते हैं और कई बार हम इन्हीं चीज़ों का लोग जो है एक नीति के रूप में भी प्रयोग करते हैं। एक सम्मान की भावना से करना अलग चीज़ है, लेकिन एक नीति के रूप में जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसे हम कहते हैं साम उपाय का प्रयोग करना। यानी जब नीति के रूप में हम किसी को सम्मान दे रहे हैं, सम्मान देने के लिए सम्मान नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक नीति की भली योजना के तहत हम उसका सम्मान दे रहे हैं, उसका आदर कर रहे हैं, उसके मीठे वचन बोल रहे हैं उसके सामने, अरे साहब आपका तो क्या मुकाबला है, आप महान हैं, ये है वो है, ताकि हम अपना काम उससे निकाल सकें। ये कहलाता है साम। दूसरा दान। दान का मतलब होता है उपहार देना। किसी को ऋण मुक्त कर दो, कोई किसी ने ऋण ले रखा है उसको ऋण मुक्त कर दो अपने पक्ष में करने के लिए। समय समय भेंट भेज देना, ये सब जो है दान के तरीके हैं। हम बोलचाल में इसको दाम बोलते हैं, लेकिन ये दाम नहीं है, दान है, याद रखें आप लोग। गांव में शाम 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 भी बोलते हैं कई लोग, शाम नहीं है वो शाम है, और वो दाम नहीं है वो दान है, साम दान। भेद यानी शत्रु के मन को शंका उत्पन्न कर देना, उसके मन में शंका हो जाए, भय एक तरह से उत्पन्न कर दो, आप आशंकित कर दो उसको, ये भेद कहलाता है। और चौथा है दंड देना, यानी शत्रु पर दमन करना उसका। ये 4 उपाय बताए और कौटिल्य ने कहा कि इनका प्रयोग क्रमानुसार करना चाहिए। सबसे पहले साम से काम चले तो साम से ही काम चलाना चाहिए, साम से नहीं चले दान का प्रयोग करें, दान से न चले तो भेद का प्रयोग करें, भेद से भी ना चले तो दंड का प्रयोग करें। यानी सीधा दंड पे न जाएं, पहले साम दान भेद का प्रयोग करके फिर दंड की बात सोचें। फिर आता है साहब षड्गुण नीति। षड्गुण नीति भी
इसी प्रकार की हैं, ये हम पढ़ चुके हैं मनु में, लेकिन यह थोड़ा सा फर्क है, इसको आप समझ लीजिएगा। संधि, दो राजाओं में कुछ शर्तों के साथ मेल हो जाए तो उसको संधि कहते हैं। दो राजाओं में दोस्ती हो जाए, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस तय हो जाए, और वो कहलाती है संधि। विग्रह, शत्रु का कोई अपकार करना, शत्रु के खिलाफ कोई काम करना विग्रह है। युद्ध जरूरी नहीं है, और भी तरीके हो सकते हैं किसी का उसका नुकसान करने के। तीसरा, आसन, सन्नद्ध होकर युद्ध की प्रतीक्षा करना, युद्ध नहीं करना, युद्ध की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यान, चढ़ाई कर देना, युद्ध के लिए रवाना हो जाना, यान है। फिर है संशय, अधिक शक्तिशाली राजा की शरण में जाना, ये हम पढ़ चुके हैं। और अंतिम द्वैधी भाव, दो विपरीत नीतियों को एक साथ अपनाना, संधि और विग्रह को दोनों एक साथ कर लेना, संधि भी करो विग्रह भी कर लो, यान भी और आसन भी, दोनों को मिला जुला के प्रयोग करो, ये कहलाता है द्वैधी भाव। मनु ने द्वैधी भाव का मतलब बताया है सेना को दो भागों में बांटना, कौटिल्य ने इसका अलग अर्थ बताया है, बाकी अर्थ में वही है। तो ये भी उपाय 6 नीतियां हैं, इनका प्रयोग कर सकता है राजा आवश्यकता अनुसार। नेक्स्ट है साहब मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत एक प्रकार का शांति बनाए रखने के लिए, अपने हितों को सिद्ध करने के लिए, अपनी सफलता के लिए शक्ति संतुलन के सिद्धांत को अपनाना है। ये शक्ति संतुलन का सिद्धांत था एक प्रकार से। कौटिल्य ने कई प्रकार के राज्यों की बात की है एक राष्ट्रमंडल में। पहला है विजिगीषु, वो राजा जो विजय की इच्छा रखता है, जिसको परामर्श दिया है, ये राज्यमंडल का केंद्र है कौटिल्य के अनुसार। फिर उसके अग्रभाग में 5 राज्य हैं, अरि, मित्र, अरिमित्र, मित्र मित्र और अरिमित्र मित्र, ये 5 राज्य कौटिल्य ने बताए हैं। इनमें से अरि जो है मतलब शत्रु है, मित्र तो जानते ही, अरिमित्र भी शत्रु है क्योंकि वो आपके शत्रु का मित्र है। यानी पहला, तीसरा और 5वां ये शत्रु हैं और दूसरा और चौथा मित्र है। पश्चिम भाग में भी 4 राज्यों की बात की है, पार्ष्णिग्रह, आक्रंद, पार्ष्णिग्रह सार और आक्रंद सार, ये 4 राज्य पश्चिम भाग में मान्य है। और यहाँ भी वही शत्रु और मित्र है, पहला जो है वो शत्रु है और तीसरा शत्रु है, दूसरा और चौथा मित्र है। ये यहाँ पर लिखने में गलती हुई है, पाणिग्रह नहीं है, ये पार्ष्णिग्रह है, श और आना चाहिए बीच में इसमें, षटकोण वाला आधा। फिर है साहब मध्यम श्रेणी, मध्यम राज्य, जिसकी सीमा शत्रु और मित्र दोनों से मिलती हो, वो मध्यम श्रेणी का राज्य। इसमें क्या होता है, जो आपका पड़ोसी है वो अरि है, शत्रु है, एक तरफ अरि है, दूसरी तरफ वो पार्ष्णिग्रह है। फिर उस जिसकी सीमा आपके शत्रु से मिलती है वो आपका मित्र हो गया, और इधर उसको हमने आक्रंद नाम दिया है। फिर अरिमित्र है, यानी वो भी आपका शत्रु है। इस प्रकार से ही मध्यम को बता दिया मैंने। फिर उदासीन, जो इन सब में से कोई भी ना हो, वो उदासीन हो सकता है, उसका कोई विशेष भूमिका राष्ट्रमंडल में नहीं है, लेकिन हाँ ये उसको हम समय के अनुसार, आवश्यकता अनुसार उससे सहायता प्राप्त कर सकते हैं या उसे अपने पक्ष में रख सकते हैं, ये प्रयास कर सकते हैं। नेक्स्ट है साहब युद्ध के संबंध में, ये व्यवहारिक पक्ष है परराष्ट्र संबंधों का। पहले दूत व्यवस्था की बात करेंगे। दूत व्यवस्था का महत्व क्या है? दूत को मुख माना जाता है राजा का,
दूत ही राजा, एक अच्छा दूत जो है दूसरे राजाओं से मैत्री कराता है, और एक खराब दूत जो है शत्रुता करा देता है। तो दूत व्यवस्था का बड़ा महत्व है, क्योंकि राजा सब जगह संदेश लेकर के नहीं जा सकता, दूतों की आवश्यकता होती है। दूतों की 3 श्रेणियां बताई हैं: निःसृष्टार्थ, परिमितार्थ और शासनहार। निःसृष्टार्थ सबसे श्रेष्ठ दूत होता है, सबसे बड़ा दूत, जो राजा का सबसे बड़ा विश्वास पात्र होता है, सबसे योग्य दूत होता है ये। और ये इसको पूर्ण आज़ादी होती है काम करने की, कोई भी संधि कर सकता है, कोई भी समझौता करके आ सकता है। परिमितार्थ जो दूत होता है वो सीमित शक्ति होती है उसके पास। और शासनहार जो दूत होता है उसका काम केवल संदेश ले जाना है। फिर दूतों की योग्यताओं की बात की है कौटिल्य ने, दूत में क्या योग्यताएं होनी चाहिए। उसके बाद दूत के कार्य क्या होंगे, जिसमें ये बताएं: संदेश का प्रेषण करना, संधि पालन, प्रताप दिखाना, जरूरत पड़े तो अपना शक्ति का प्रदर्शन करें, जैसे हनुमान जी और अंगद करके आए थे। मित्र संग्रह, राजा के लिए मित्र बनाए। सुहृद भेद, मित्रों में फूट डाल दे, ये भी करवा सकता है दूत। यानी शत्रु जो आपका, जिस देश में आप गए हो उसके मित्रों के साथ उसका फूट डाल दो, ताकि आपके राजा को लाभ हो। उपजाप, चार ज्ञान, ये सब जो है उनके काम है। कार्य पद्धति, किस प्रकार से काम करेंगे दूत, उसका भी विवरण कौटिल्य ने दिया है। और दूतों के विशेषाधिकार क्या होंगे, और उनकी उन्मुक्तियां, यानी उनको क्या छूट मिलेगी, इसका भी विवरण कौटिल्य ने दिया है। नेक्स्ट है साहब गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचरों के प्रकार की बात की है। 2 प्रकार माने, एक स्थान पर रहने वाले और भ्रमणशील, 2 प्रकार के गुप्तचर माने हैं कौटिल्य ने। एक स्थान पर जो रहने वाले हैं उनका नाम है कापाटिक, में कापाचिक है, उसको आप ध्यान कापाटिक देखें। उदास्थित, गृहपतिक, वैदेहिक, वैदेहक और तापस, ये एक स्थान पर रहने वाले हैं। भ्रमणशील में सत्री, तीक्ष्ण, रसद और परिव्राजिका, ये 4 उन्होंने उधर भी बताए। फिर गुप्तचरों से प्राप्त सूचनाओं का सत्यापन के बारे में कहा है कौटिल्य ने, कि गुप्तचरों से जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं उनको बिल्कुल जैसी गुप्तचर ने सूचना दी उसको वैसे ही नहीं मान लेना चाहिए, उसका सत्यापन करना चाहिए राजा को। यानी विभिन्न सूत्रों से, स्रोतों से सूचनाओं का वेरिफिकेशन करना चाहिए। आपने 5 गुप्तचरों से प्राप्त सूचनाओं को एक दूसरे से वेरीफाई करिए, तब उस पर भरोसा करिए आप, ये भी कौटिल्य ने कहा है। अंतिम जो चीज कौटिल्य ने कही है वो है युद्ध के बारे में। युद्ध की आवश्यकता तथा महत्व की बात की है। युद्ध को उन्होंने आवश्यक माना है परराष्ट्र संबंधों के संचालन के लिए। हालांकि वो साम्राज्यवादी उद्देश्य के लिए युद्ध को जो है प्रतिपादित नहीं करते हैं। वो केवल आवश्यकता के संदर्भ में युद्ध को मानते हैं कि आवश्यक होने पर राजा को युद्ध करने के लिए तैयार रहना चाहिए। युद्ध के प्रकार भी बताए उन्हें। प्रकाश युद्ध यानी खुला युद्ध होता है जी। कूट युद्ध, कूटनीति से युद्ध किया जाता है इसमें। तूष्णीं युद्ध, और चौथा बताया माया युद्ध। ये कई प्रकार हैं, जैसे अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। इनमें प्रकाश युद्ध जो है वो एक तरह से धर्म युद्ध की तरह होता है, खुले में चुनौती देकर के युद्ध करने वाला है। दूसरी बात, फिर उन्होंने युद्धरत पक्षों की मर्यादाएं बताई हैं। जो युद्ध करेंगे आपस में उनकी कुछ सीमाएं होंगी, जैसे निहत्थे पर वार नहीं करना, आम आदमी को क्षति नहीं पहुंचाना, फसलें इत्यादि नहीं जलाना, इस प्रकार की चीज़ें उन्होंने बताया है। सैनिकों की क्या भूमिका होगी युद्ध में, ये भी बताया है। और विजित राजा जो है वो राज्य के प्रति व्यवहार कैसा करेगा, जिसको जीत लिया हमने उसके प्रति कैसा व्यवहार किया जाना है, इसके संबंध में भी कौटिल्य ने विस्तृत विवरण दिया है। तो ये कुल मिलाकर के कौटिल्य के परराष्ट्र संबंधी
विचार हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही व्यावहारिक हैं और बहुत ही उपयोगी हैं। आज भी इनका महत्व है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ इसका, कि कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत में कहा है कि जो पड़ोसी होता है, जिससे सीमा मिलती है आपकी, वो आपका शत्रु राज्य होता है। आप देख लीजिए, पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ हमने कितने प्रयास किए मित्रता के, अच्छे संबंधों के, लेकिन असफल रहे हमेशा। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया हमने, उनको तिब्बत देना स्वीकार कर लिया, तिब्बत पर उनके अधिकार को स्वीकार कर लिया हमने। उसका परिणाम ये है कि आज वो हमसे लद्दाख भी लेने को आतुर है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए था कि वो मित्र नहीं हो सकता कभी भी हमारा। इसी तरह पाकिस्तान का मामला है। नेपाल भी अब शत्रुता पे उतर आया, जो लंबे समय तक मित्र मित्र बना रहा, लेकिन अब वो भी शत्रुता के रास्ते पर चल पड़ा। तो ये कहने का अभिप्राय ये है कि जो पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ आपकी मित्रता नहीं हो सकती, उनको आप डरा धमका के ही नियंत्रण में रख सकते हैं। जैसे अमेरिका ने कनाडा को नियंत्रित किया हुआ है, मैक्सिको को नियंत्रित किया हुआ है, उसी तरीके से आप इनको नियंत्रित कर सकते हैं, आप मित्रता के द्वारा नहीं कर सकते। ये कौटिल्य का जो तरीका है बहुत ही मतलब बेहतरीन है, बेहतरीन विचार हैं उनके परराष्ट्र संबंधों के संचालन के लिए। चलिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।